फवाद को 4 साल की उम्र से ही बोर्डिंग हाउस में डाल दिया गया था। खयाम भी अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। इसके वालिद शहर के मशहूर सृजन थे, डॉक्टर जुबैर, और उसकी बीवी माहीन ने खयाम की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मगर जिस रास्ते पर खयाम चल पड़ा था वो सब इसके वालिदैन मानने को तैयार नहीं थे। खयाम की गुमशुदगी के बाद उनका जैसे सब कुछ ही लट गया था। ऐशवा व आराम भी उनके लिए सजा बिन के रह गया था कि ना जाने उनका बेटा किस हाल में होगा। वो खयाम के गुमराह होने की वजह इसकी सोहबत को ही जान रहे थे। इस सानिहा को पूरा 1 साल गुजर गया। किसी के जाने के बाद मामूलात के काम नहीं रुकते। उम्मीदें मायूसी में बदल गई, कोशिशें दम तोड़ गई। 4 घरों का उम्र भर का खजाना लट गया। रात के सुनाटे में जब सब लोग गहरी नींद सो रहे थे, जब रात की स्याह ज़ुल्फों पर जगमगाती रोशनियां टिमटमाने लगी थी, तब शहर का एक हिस्सा अंधेरे में डूबा हुआ था। जहां जिंदगी का सूरज तुलू नहीं होता, जहां मौत का राज है, जहां मुर्दा जिस्म तो अबदी नींद सो रहे हैं मगर उनकी अरवा उसी कब्रिस्तान में भटक रही है। रात 12 बजे के बाद इस अनदुहनाक वादी में किसी के कदमों की चाप सुनाई देती है, किसी के कदमों की आहट वाज़ेह होती जा रही है, मगर कोई वजूद नुमाया नहीं होता। फिर इंतहाई पुरानी खस्ता हाल कब्रों की तरफ कोई बढ़ता है। रात की स्याही में इसका सरापा वजूद बहुत मध्यम था। खाका दिखाई दिया, उसने जला हुआ चिराग इस पुरानी कब्र के करीब रख दिया। उसी तरह उसने चिराग दूसरी कब्र के करीब कर दिया। दूजानू बैठ गया और किसी मंत्र का जाप करने लगा। वो तकरीबन आधा घंटा उसी कैफियत में रहा, फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के 20 मिनट के बाद वो दोनों कब्रें एक धमाके के साथ फटे। जिन कब्रों में ढांचे भी गल सड़ चुके थे, उनमें से जीते जागते इंसानों के से वजूद नुमाया हुए और फिर उनके मुनहनी वजूद हुआ में तहलील हो गए। हुरिया के वालिद तौकीर के दोस्त की जवान बेटी का इंतकाल हो गया। हुरिया की वालिदा रुखसाना तजियत के लिए उनके घर गई। मैयत सहन के वस्त में रखी हुई थी। लड़की की माँ और बहनें रो रो के बेहाल हो रही थी। रुखसाना ने इन्हें दिलासा देने की बहुत कोशिश की मगर वो गम से निढाल थी। रुखसाना मैयत के करीब बैठ गई। उसने मरी हुई लड़की का चेहरा देखा तो एक तकलीफ दह एहसास ने इसका सीना चीर के रख दिया। उसे हुरिया का ख्याल आया कि ना जाने वो जिंदा भी है या नहीं। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने ममता के प्यार से आंखों से इस लड़की की तरफ देखा और अपना हाथ इसकी पेशानी पर रख दिया। इसकी नजरें इस लड़की के चेहरे पर ठहर गईं। रुखसाना को महसूस हवा की लड़की के सर ने हरकत की है। उसके जिस्म में थरथराहट दौड़ गई। उसने खौफजदा होकर अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर मुर्दा लड़की ने अपने अकड़े हुए चेहरे और साकत आंखों के साथ रुखसाना की तरफ देखा। इसकी आंखें रुखसाना के चेहरे पर गड़ी हुई थी। इसके खुश्क सलीटी माइल लहू में जुम्बिश हुई। वो हुरिया की आवाज में बोली, ममा, कहाँ ढूंढोगी मुझे, जिंदों में या मर्दों में। उसके साथ ही झटके से उसने अपना सर सीधा कर लिया। रुखसाना के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। वो चीखने लगी, हुरिया, कहाँ हो तुम? उसने मुझसे हुरिया की आवाज में बात की है। वो लाश के करीब होने लगी तो 2 औरतों ने उसे पकड़ लिया। बेटी की जुदाई ने इसके दिमाग पर असर डाल दिया है। हम सब यहाँ बैठे हैं और ये कह रही है कि मैयत ने इससे बात की है। रुखसाना रो रो के बताने लगी, मेरा यकीन करें, उसने मुझसे हुरिया की आवाज बात की है। लड़की की मां ने रुखसाना की हालत देखी तो तौकीर को बल्ला लिया। तौकीर रुखसाना को उठाने लगा तो वो लाश के पास जम के बैठ गई। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तौकीर इसे जबरदस्ती वहां से घर ले आया। घर आने के बाद भी वो यही कहती रही कि मैयत ने इससे बात की थी, मगर कोई भी इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। हुरिया की वालिदा रुखसाना इस वाकये के बाद बहुत खौफजदा हो गई। अजीब अजीब से वहमें इसके सीने पर खंजर घोंपने लगे। एक रूह ही मुर्दा जिस्म में सरायत कर सकती है। ना तो मुर्दा बोल सकता है और ना ही एक जिंदा इंसान मुर्दे में सरायत कर सकता है। कहीं मेरी हुरिया, इस ख्याल के आते ही वो कांप उठी। नहीं, मेरी हुरिया को कुछ नहीं हो सकता, वो जरूर वापस आएगी। उसने अगले रोज ही घर में कुरान ख्वानी का एहतमाम किया। कुरान ख्वानी में उसने वशा, फवाद और खयाम के घर वालों को भी बुलाया। वशा के घर से कोई नहीं आया मगर खयाम और फवाद के घर से उन दोनों की वालिदा आई थी, जो खुद गम से निढाल थी। वो भी इस मजहबी तकरीब में शामिल होकर अपने गमों का मदावा करने लगी। दर्स देने वाली औरत कुरान पाक की आयतों के तर्जुमे की तफसीर करते हुए औरतों को सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की हिदायत दे रही थी। इसके दर्स का मौजू फानी जिंदगी से जब अबदी जिंदगी की तरफ गया तो वो मौत के बाद के तल्ख हक़ाइक़ बयान करने लगी। फवाद की वालिदा ऐमन और खयाम की वालिदा माहीन तो जार वाओ कतार रो रही थी। खौफ में बस पर्दा एक एहसास जिसे उनका दिल मानने को तैयार नहीं था, इन्हें रला रहा था। ऐसी ही हालत रुखसाना की भी थी। दर्स खत्म हुआ तो वो तीनों रुखसाना, ऐमन और माहीन दर्स देने वाली औरत के पास जा बैठे। औरत ने तीनों की तरफ बगौर देखा, क्या बात है, आप तीनों बहुत परेशान लग रही हैं।
रुखसाना ने उसे सारी बात बताई और इस वाकया का जिक्र किया जो इसे गुज़श्ता दिनों पेश आया। उनकी सारी बात सुनने के बाद औरत सोच में पड़ गई। आप तीनों की बातें बहुत हैरानकिन हैं, मगर होने को तो कुछ भी हो सकता है। आपके कहने के मुताबिक आपके बच्चे काले जादू की तरफ राग़िब थे। पुलिस की अनथक कोशिश के बावजूद उनका कुछ पता नहीं चला। हो सकता है कि उनके लापता होने में काले जादू का ही चक्कर हो। अमलियात का तोड़ अमलियात से ही किया जाता है। आप उनका हिसाब निकलवाएं। मैं आपको एक आमिल का एड्रेस लिख कर देती हूँ। वो बहुत काबिल है, लेकिन आपको शहर से बाहर जाना होगा। रुखसाना गलूगीर लहजे में बोली, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं, हमारे बच्चे मिल जाएं। एमन ने औरत के हाथ से एड्रेस की पर्ची ली। हम तीनों ही उनके पास जाएंगी। मैंने तो अपने खावनत को कई बार कहा, मगर इन्होंने इस चीज को तोहमात परस्ती और शिर्क का नाम दिया। औरत मोदबाना अंदाज में बोली, बीबी, ये फकीर तो वसीले हैं जो कुरान पाक की आयतों के जरिए काले उलूम का तोड़ करते हैं। आप जल्द ही इस बुजुर्ग से राब्ता करें। मैं आप तीनों के लिए दुआ करूंगी। इंशाअल्लाह आपके बच्चे खैरियत से घर वापस आ जाएंगे। आप उम्मीद का दामन न छोड़ना। मायूसी बनते काम बिगाड़ देती है। बस दरूद शरीफ के उस समत की तस्बीह का वर्द करती रही। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगी, औलाद को अखलाकी तालीम वालिदैन देते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों की हर आदत पर नजर रखनी चाहिए। उनकी तरजीहात का भी ध्यान रखना चाहिए। जुर्म वहाँ होता है जहाँ महरूमी होती है और बुरी सोच उनके ज़हनों में आ जाती है। वो तीनों सर झुकाए खामोशी से औरत की बातें सुनती रहीं। आप हमारे लिए दुआ जरूर कीजिएगा, रुखसाना ने कहा। डॉक्टर जुबैर हॉस्पिटल से तकरीबा 11 बजे घर आए। मुलाजिमा ने दरवाजा खोला। जुबैर उकबा दरवाजे से लाउंज में आ गया। माहिन हमेशा इसका लाउंज में ही इंतजार करती थी। अंधेरा था, बस फैंसी लाइट की मध्यम सी रोशनी लाउंज में फैली हुई थी। माहिन भाई कहाँ हो? वो माहिन को पुकारता हुआ बेडरूम तक चला गया। माहिन बेडरूम में नहीं थी। वो दोबारा लाउंज में आ गया। उसने लाइट ऑन की तो माहिन अपनी टांगे सकेड़े सोफे पर विराजमान थी। फिर ने उसकी तरफ देखा, फिर वो इसके करीब बैठ गया। माहिन ने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। वो जुबैर से अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रही थी। जुबैर ने इसका चेहरा धीरे से अपनी तरफ किया। ये क्या तुम रो रही हो और इस तरह अंधेरे में बैठी हो? यही हम दोनों की जिंदगी की हकीकत है। हमारी जिंदगियां अंधेरों में डूब गई हैं। हमारे घर का चिराग कहाँ है? जुबैर की भी आंखें भर रही। ये आजमाइश है खुदा की तरफ से, मगर मुझे यकीन है कि मेरा बेटा जिंदा है। वो इंशाअल्लाह जरूर वापस आएगा। आपने जो करना है आप करें, मगर मैं किसी बुजुर्ग से हिसाब निकलवाना चाहती हूँ। आपने कई तरीकों से इन्हें ढूंढा है। मैं चाहती हूँ कि हम उन तरीकों से भी इन्हें तलाश करें। माहिन ने अपने दिल की बात कही। जुबैर ने माहिन के शानों पर हाथ रखे। अगर तुम खयाम और इसके दोस्तों को रूहानी तरीकों से ढूंढना चाहती हो तो तुम इबादत करो जितनी हो सके। हमें खुदा की जात से उम्मीद की डोरी बांधे रखनी चाहिए। ये पैर फकीर ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। माहिन ने जुबैर का हाथ थाम लिया। आप ये सारी बातें छोड़ी। मैंने फैसला किया है कि मैं रुखसाना और एमन हम तीनों बुजुर्ग के पास जाएंगी। जुबैर ने इसके हाथ को अपने दोनों हाथों लिया। ठीक है, अगर इस तरह तुम्हारी तसल्ली होती है तो चली जाना। एमन और खसाना ने भी अपने अपने खावनत से बात कर ली। तौकीर इन तीनों के साथ जाने के लिए रजामंद हो गया। जुमा के रोज वो चारों फजर की नमाज के फौरन बाद सफर पर रवाना हो गए। वशा की वालिदा घर पर नहीं थी। जफर एक रोज पहले ही बैरून मुल्क से लौटा था। इसने मुलाजिमा से चाय बनाने को कहा और बुक शेल्फ ढूंढने लगा। उसे चंद शायरी की बुक्स नजर आईं। इसकी आंखों के सामने वशा का चेहरा आ गया। ये किताबें वशा की थी। उसने इनमें से एक किताब उठाई और बाहर लॉन में आ गया। मुलाजिमा चाय बाहर लॉन में ही ले आई। उसने चाय मेज पर रखी और अंदर चली गई। जफर ने किताब खोली और पढ़ने लगा। इस किताब में रोमांटिक शायरी थी। वो सफ़हात पलट रहा था कि किताब से कुछ निकलकर इसके कदमों में गिरा। गालिबन किसी की तस्वीर थी। जफर ने वो तस्वीर उठाई। साहिल, वशा की बक में साहिल की तस्वीर। उसने तस्वीर के पीछे देखा तो वशा ने अपनी हैंड राइटिंग में साहिल के लिए गजल लिखी हुई थी। जफर ने तजब्जुब सी कैफियत में तस्वीर वापस किताब में रख दी। इसका मतलब है कि वशा मेरी बहन के बेटे साहिल को पसंद करती थी, मगर उसने कभी मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी बेवा बहन गरीब है तो क्या हुआ? वशा के लिए साहिल को कबूल कर लेता। वो तो वैसे भी CSS के इम्तिहान की तैयारी कर रहा है। मगर इसके जहन के किसी कोने से कोई सरगोशी आई कि ऐसी बातें तो बेटियां माँ से करती हैं। जफर का दिल तेजी से धड़कने लगा। अजीब सी घबराहट से उसका सर चकरा के रह गया। काश मैं अपनी बेटी के करीब होता तो ये बात जरूर जान लेता। उसने चाय ऐसे ही छोड़ दी और तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा और गाड़ी लेकर पूर्च से निकल पड़ा।
शहर के पुराने इलाके की टूटी फूटी बोसीदा गलियों गाड़ी चलाते हुए वो सोच रहा था कि वो उन गलियों में शायद 5 साल के बाद आया है। पैसा और झूठी शान वाओ शौकत की दीवार उन बहन भाइयों में हाल रही। वशा की गुमशुदगी का सुनकर वो तरफ के रह गई थी। कितने ही चक्कर भाई के घर के लगाए, मगर अब गम के किसी शिकंजे में वो बेइख्तियार बहन के घर की तरफ बढ़ रहा है। घर के करीब उसने गाड़ी रुकी, टैन की पतली चादर से बने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से नस्वानी आवाज उभरी, कौन? मैं हूँ। साहिल की बहन रदा ने मामू की आवाज पहचान ली और झट से दरवाजा खोल दिया। जफर ने आगे बढ़कर इसके सर पर प्यार दिया। वो दौड़ती हुई अंदर भागी। अम्मी जान, देखे कौन आया है। राहत किचन से बाहर निकलते हुए दोपट्टे से हाथ पोंछती हुई बाहर आई। कौन आया है? भाई को कमरे में देखकर इसकी आंखें भर आईं। वो आगे बढ़कर भाई से मिली। आज बहन की कैसे याद आ गई? जफर खामोशी से कुर्सी पर बैठ गया। उसने रदा की तरफ देखा। इधर आओ मेरे पास। रदा मामू के करीब बैठ गई। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? फर्स्ट टर्म के इम्तिहान में सेकेंड आई हूँ, रदा ने खुशी से बताया। राहत भी मुस्कुराते हुए बोली, सेकेंड टर्म के बाद 12वीं जमात में हो जाएगी। जफर ने प्यार से रदा के सर पर थपकी दी। इतनी बड़ी हो गई हूँ, मुझे तो वही छोटी सी रदा लगती हो। वशा का कुछ पता चला? राहत के चेहरे पर यकलखत संजीदगी छा गई। जफर ने सर झुका लिया। मेरी जान से प्यारी बेटी ना जाने कहाँ खो गई। मैंने इसे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप हिम्मत रखें भाईजान, वशा को कुछ नहीं होगा, वो बखैरियत मिल जाएगी। जफर इधर इधर नजर दौड़ाने लगा। साहिल कहाँ है? वो अपने दोस्त की तरफ गया है। कब तक आ जाएगा? अगर आपको कोई काम है तो इसे फोन कर देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तुम ऐसा करना कि रात को उसे मेरे घर भेज देना। जफर ने कहा, मैं साहिल की वजह से बेहद परेशान हूँ। राहत ने रंधी हुई आवाज में कहा। क्यों, ऐसी क्या बात है? जफर ने पूछा। राहत ने मरे मरे से लहजे में कहा, मेरा बेटा बहुत खुश मिजाज था। इसकी जिंदगी के मामूलात जिंदा दिल्ली से भरपूर थे, मगर 1 साल होने को है, साहिल पहले जैसा नहीं रहा, बिल्कुल बदल गया है। चुप सी लग गई है उसे। ऐसा हाल हो गया बे जैसे इसकी कोई चीज खो गई हो। मैंने तो दम दरूद भी करवाई, मगर वो ऐसा ही है, बदमजाज, उदास, अपने आप में गुम रहता है। वो तो काउंसिल ऑफ स्टेटस एस की तैयारी कर रहा था ना? जफर ने पूछा। राहत ने लंबी आह भरी। जफर के मन का ज्वालामुखी फट गया। मैं अपनी बेटी को वक्त ना दे सका। मैंने इसे माँ लाकर दे दी, मगर ये ना समझ सका कि सौतेली माँ उसे वो तवज्जो नहीं दे सकती जिसकी वो मुस्तहिक थी। इसकी शख्सियत में होने वाली तोड़फोड़ का जिम्मेदार हूँ। मैंने अपनी बेटी की तरजीहात जानने की कोशिश नहीं की। वो अंदर ही अंदर सुलगती रही और मैं इसके दिल के हाल से गाफिल रहा। मुस्बत सोचों की मालिक कब मनफी अंदाज में सोचने लगी। वो किस तरह शैतानी उलूम की तरफ माइल हो गई। राहत ने शफकत से भाई का हाथ थाम लिया। आप वशा के शैतानी उलूम की तरफ माइल होने की बात कर रहे हैं तो किसी आमिल से राब्ता क्यों नहीं करते? जफर ने खड़े होते हुए कहा। मैं उन बातों पर यकीन नहीं करता। ये कहकर जफर वहां से उछला गया। जफर के जाने के 1 घंटे बाद ही साहिल आ गया। आज मामू आए थे, रदा ने साहिल को बताया। आज कैसे रास्ता भूल गए मामू? साहिल ने अपना लेदर का बैग अलमारी में रखते हुए कहा। राहत सब्जी की टोकरी और प्लेट मेज पर रखते हुए थकी थकी कुर्सी पर बैठी और साहिल से गोया हुई। बहुत परेशान थे तुम्हारे मामू? अब तक वशा का कुछ पता नहीं चला। साहिल आंखें झुकाई किसी गम के एहसास में डूब गया। अब क्या पता चलेगा? पूरा 1 साल बीत गया है इस हादसे को। रात को तुम्हारे मामू ने तुम्हें बुलाया है, राहत ने कहा। मैं चला जाऊंगा। रात 8 बजे जफर के घर की बेल बजी। मारिया ने कैमरे में साहिल की तस्वीर देखी तो बेजारी बोली, ये उस वक्त क्यों आया है? उसने दरवाजा खोला तो साहिल ने आगे बढ़कर कहा, अस्सलामु अलैकुम मुमानी। वालेकुम अस्सलाम। मामू घर पर ही हैं? हाँ, अंदर आ जाओ। जफर लाउंज में बैठा हुआ था। साहिल को देखकर वो इससे मिला। ठीक हो? जी खुदा का शुक्र है। बाहर लॉन में बैठते हैं, बाहर मौसम बेहतर है। उसने तिरछी नजर से मारिया की तरफ देखा। हमारी चाय बाहर भिजवा देना, मारिया होंठों को भैंचते हुए बोली। बेहतर। वो दोनों कुर्सियों पर बैठ गए। साहिल जफर से गोया हुआ। वशा के बारे में कुछ भी इल्म नहीं हो सका। जानता हूँ कि आपने उसकी तलाश में कोई कमी नहीं छोड़ी, मगर तलाश तो खत्म नहीं की जा सकती। जिंदगी का मालिक तो खुदा है। वो अगर किसी को जिंदा रखना चाहे तो कैसे ही हालात हूँ वो जिंदा रखता है। मैं वशा को जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है। अगर किसी बात की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। मुझे यकीन है कि वो जिंदा और खैरियत से होगी। खुदा करे ऐसा ही हो। मेरी बेटी मुझे मिल जाए तो मैं इसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। जफर के लफ्जों की उन सातों में साहिल की आंखों में नमी तैरने लगी। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों की कब्र में भी दफन हो जाता है।
जफर ने गहरी नजर से साहिल की तरफ देखा। तुमने अपना किया हाल बना रखा है, मैंने एक नजर में तुम्हें पहचाना भी नहीं था। आज सुबह एक बहुत बड़ी हकीकत मुझ पर आश्कार हुई। जफर की बात पर साहिल ने पूछा, कैसी हकीकत? जफर ने गहरी नजर से साहिल की तरफ देखा। वो तुम्हें पसंद करती थी, क्या तुम इस बात से वाकिफ थे? मामू के सामने साहिल का रंग फिर पड़ गया, दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा, जबान पर बल आ गया, मगर उसने खौफी से वही कहा जो उसके दिल ने कहा। जफर ने साहिल की घबराहट महसूस करते हुए कहा, थोड़ी देर के लिए ये भूल जाओ, मैं तुम्हारा मामू हूँ, समझ लो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मुझे सब कुछ तफसील से बताओ, मेरी बेटी जिंदगी के किन मराहिल से दो चार थी, मैं सब जानना चाहता हूँ। साहिल की आंखें भीगी हुई थी, इसके चेहरे पर दिख के तासुरात बहुत नुमायां थे। उसने एक लंबी सांस खींची। मामू, जितना वशा की गुमशुदगी पर आप परेशान हैं, मेरी कैफियत इससे मुख्तलिफ नहीं है। जब आप और आपका ग्रुप वशा की तलाश करते करते इस पहाड़ी इलाके से मायूस होकर वापस आई तो मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पहाड़ी इलाके में गया। मैं अपने तौर पर वशा को ढूंढना चाहता था। मैंने इसे हर जगह ढूंढा, यहाँ तक कि मकामी लोगों से उनके घरों में जाके पूछा, मगर जब मायूसी हुई तो इस गम ने जैसे मुझसे मेरे जीने की ख्वाहिश ही छीन ली। अब जी रहा हूँ मगर गम के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। मामू, वशा आपसे बहुत प्यार करती थी, वो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती थी, मगर आपके पास वक्त नहीं था और मुमानी के अंदर ममता के जज्बात नहीं थे। आप हमारे घर बहुत कम आते थे, मगर अम्मी और मैं और रदा तो वशा के लिए इससे मिलने आ जाते थे। वशा भी अक्सर हमारे घर आ जाती थी, उसने कभी हम लोगों को कमतर नहीं समझा। वशा और रदा की गहरी दोस्ती में जैसे मैं भी शामिल हो गया। मुझसे भी वो दिल की बातें करने लगी। कितने ही अरसे तक मैं उसके दिल की बात नहीं जान सका। वो अमीरी गरीबी के फर्क को भूलकर मुझे चाहने लगी थी। वो घर के अजीब माहौल से दो चार थी। मुमानी से इसकी बनती नहीं थी। मुमानी अपने आवारा भतीजे शमून से वशा का रिश्ता करना चाहती थी। इसका घर में आना जाना बढ़ गया था। रदा ने वशा को बार बार समझाया कि आपको इस बात से आगाह कर दे, मगर वो कहती कि वो इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक रोज वशा ने मुझसे मोहब्बत का इकरार कर लिया। मेरी कैफियत वशा से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर मैंने हकीकत पसंदी काम लिया और अपने जज्बे को वशा की बेहतरी के लिए छुपा लिया। मैं जानता था कि मैं वशा को वो सब आसाइशें नहीं दे सकता जैसे कि वो आदी है। फिर ये भी जानता था कि आप हैसियत के इस फर्क को कभी नजरअंदाज नहीं करेंगे, और बीवी के पेशे पर हैसियत बनाना मेरे मिजाज के खिलाफ था। मैंने दिल पर पत्थर रख के वशा से कह दिया कि मैंने कभी इसके बारे में इस तरह नहीं सोचा, वो मेरा ख्याल दिल से निकाल दे। उस वक्त वो बहुत टूट चुकी थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना आखिरी सरमाया भी लिटा चुकी हो। 2 माह तक इससे नहीं मैं मिला। एक रोज जब रदा ने मुझे बताया तो मैं सटपटा के रह गया। साहिल, वशा को ना जाने क्या हो गया है, वो तो बिल्कुल बदल गई है। रदा ने मुझे बताया, किसी से नहीं मिलती, अपने कमरे में बंद रहती है। इसके चेहरे की हसासियत, आंखों की मासूमियत कहीं गायब हो गई है। मुझे बहुत डर लग रहा है वो कहीं खुद को कुछ कर ना ले। मैंने रदा का हाथ थाम लिया। रदा, मैं इससे अभी मिलना नहीं चाहता, मगर तुम इसके घर जाओ, उसे समझाओ। मामू भी इस मुल्क में नहीं है, अम्मी जान के साथ चली जाना। रदा अम्मी के साथ वशा से मिलने चली गई। मुमानी अम्मी और रदा से बातें करती रही, मगर वशा का बर्ताव बहुत अजीब था। वो खामोशी से कमरे में चली गई। रदा भी वशा के कमरे में चली गई। वशा अपने बेड पर लेटी थी, रदा उसके करीब बैठ गई। वशा का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखों के गर्द सियाह हल्के थे। रदा ने हैरत से वशा की तरफ देखा। वशा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या तुम्हें कोई मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारा मसला हल करूंगी। वशा ने बेगानेपन से रदा की तरफ देखा। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रदा चला कर बोली, कैसे ठीक हो? चेहरा देखा है अपना, तुम्हारा क्या हाल हो गया है? वशा ने रदा के शानों को मजबूती से पकड़ लिया और अपनी फटी फटी आंखें इसके चेहरे पर गाड़ दी। मुझे सांप ने डस लिया है, मेरे पूरे जिस्म में जहर फैल गया है, मगर मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैंने इस सांप का सर कुचलना है, फिर मैं आराम से मर जाऊं। रदा ने अपने शानों पर से उसके हाथों को हटाया। वशा, मेरी जान, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें किसी ने तंग किया है तो मुझे बताओ, मैं और साहिल तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं, मुझे तुम दोनों की मदद की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपने मुजरिम से बदला लूंगी। उसने मेरा मान, मेरा गुरूर तोड़ दिया, मगर वो ये नहीं जानता कि नफरत की ताकत क्या होती है। अगर लड़की नफरत करने में आए तो बल्ला बन जाती है। वशा की इस तरह की बातें सुनकर रदा रोने लगी। वशा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हवा है? वशा ने रदा के आंसू साफ किए और धीरे से बोली, मेरी प्यारी सहेली, मुझे तन्हा छोड़ दो, मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोने दो।
रदा अपने आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर आ गई। उसने अम्मी से जाने के लिए कहा। अम्मी ने मुमानी से इजाजत ली और वो दोनों घर आ गई। जब मुझे रदा ने ये सब कुछ बताया तो मैं बहुत परेशान हो गया। वशा से मिलने इसकी यूनिवर्सिटी चला गया।